Assalamu alaikum and welcome to Let's Talk Money with me, Sidra Iqbal, a podcast powered by JS Investments, Pakistan's oldest private sector asset management company. With over 30 years of experience and above 150 billion rupees in assets under management and a family of 135,000 plus investors, JS Investments is truly the cornerstone of trust in Pakistan's financial ecosystem. With the global backing of JS Group, the leadership has a cumulative experience of more than 200 years across markets, products, and investment strategies, from mutual funds to pension solutions to ETFs and REITs. And today we will decode something that every investor, whether a beginner or a seasoned one, struggles with. That is how to go beyond the noisy headlines and build calm, consistent investment habits. And guiding us in this conversation is someone whose experience spans across Pakistan and Canada. Our guest today is Ifat Mankani, the CEO of JS Investments, with over 25 years of experience in asset management, valuation, capital markets, and risk assessment. And today, I must also share that she is going to be guiding us through the myths and stigmas that surround the capital markets and the stock exchanges. So let's dive right into it. Assalamu alaikum and thank you so much for making time for us, Ifat. आज जब हम बात करते हैं ज़बरदस्त हेडलाइंस की, इन रिकॉर्ड हाइज की, तो कई लोग ये समझते हैं कि क्या मैंने बहुत देर तो नहीं कर दी. एंड दैट वुड बी माई फर्स्ट क्वेश्चन. क्या लोगों के लिए एंट्री पॉइंट गुजर गया है? And what does history tell us about this fear of late entry? वालेकुम अस्सलाम सिद्रा एंड थैंक यू सो मच. इस वक्त अगर क्वेश्चन हम ये देखें कि क्या हम लेट हो गए हैं, तो आई थिंक कि क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि हम लेट हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा एक्सपेंसिव ये होता है, जो कि हिस्ट्री हमें बताती है, वो ये है कि हमारी मार्केट में प्रेजेंस है भी या नहीं. इन ऑल डेकेड्स, ऑल काइंड ऑफ टाइम्स, what we recommend investors is to stay into the stock market because that's the most important asset class. सवाल ये होना चाहिए कि क्या मेरे पास एक डिसिप्लिन प्रोसेस है कि जिसके थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं, क्योंकि हमारा एक इन्वेस्टर एक सेंटिमेंट होता है, वो दे ट्राई कि वो सारा डेटा एनालिसिस कर लें, सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लें, बहुत सारे मार्केट एनालिसिस की रिपोर्ट्स, कौन सा स्टॉक बेहतर कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे वांट टू गैदर एवरीथिंग. बट उस चक्कर में बेस्ट पॉइंट ऑफ एंट्री अचीव करना इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल. सो जो आपका एक्चुअल जो एम्फेसिस होना चाहिए या फोकस होना चाहिए, वो इस बात पे होना चाहिए कि डू यू हैव द प्रोसेस वेयर यू कैन एक्चुअली स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट ऑल द टाइम एंड नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड देन एक प्रोसेस को इस्टेब्लिश करके नेक्स्ट लेवल पे आएँ. क्योंकि अगर फिर सवाल ये भी होता है, क्योंकि जब अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हम लेट तो नहीं हो गए, तो आई ऑलवेज आस्क देम कि आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअल होता है ये कि आप कंपाउंडिंग मिस कर रहे होते हैं. और उसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी है कि जो मार्केट के बेस्ट डेज होते हैं, दे आर क्लस्टर्ड अराउंड सम ऑफ द वर्स्ट डेज इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट साइकिल्स में एक्ट करती हैं, और वो साइकिल्स जो मार्केट के साइकिल्स हैं, वो इकोनॉमिक साइकिल्स को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं. कहीं पर ये लैग ज़्यादा होता है, कहीं एडवांस में मूवमेंट हो रही होती है. सो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. सो ऑलवेज प्रेडिक्टिंग द बेस्ट और द वर्स्ट डेज इज़ नॉट पॉसिबल, and it's important to stay invested. Ifat, what I'm hearing is paralysis by analysis. इतनी analysis, इतनी number crunching हो गई कि पहला कदम ही नहीं लिया गया. जैसे पंजाबी में कहते हैं, सोची पे आते बंदा गया. मुझे ये बताएं कि let's make it easier for our viewers जो परेशान हैं, सोच रहे हैं, numbers को देख रहे हैं. अगर हम इसको hard numbers में anchor in करें, तो PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कैसे परफॉर्म किया है as compared to the savings या global markets को अगर हम देखते हैं? सो अगर आप बहुत रीसेंट मार्केट का एनालिसिस करें, सो मार्केट हैज़ डन ट्रिमेंडसली वेल. PSX की ये जो हेडलाइन इंडेक्स है, KSE 100 इंडेक्स, इन 2023 इट डिड 54%, 24 में 84% और 25 में अब तक कैलेंडर ईयर में it has done 40% increase. So just imagine if somebody was sitting outside the market and not invested in stocks, what kind of returns they would have missed. इसीलिए जो मैंने आपसे शुरू के सवाल में बात की थी कि staying invested is so important. Although this time period has come after a 5-year time period जब stock markets didn't do really well,
بٹ لیکن اگر آپ ان ساری ایوریجز کو بھی اس کے ساتھ مکس کر لیں اور کمپیئر کریں اپنے بینک ڈپازٹ کے ریٹرن سے، سمپل بینک ڈپازٹ کے ریٹرن سے، تو وہ سنگل ڈیجٹ یا ڈبل ڈیجٹ میں کہیں مڈ یا ارلی ڈبل ڈیجٹ ریٹرنس ہوں گے. سو سم ویئر اراؤنڈ 11 to 13% جو بینک ڈپازٹس نے ریٹرن کیا ہوگا انہی سالوں میں یا اس کے. سو اگر آپ سارا ٹوٹل بھی کریں تو یو کوڈ ہیو ہیڈ missed an opportunity to do wealth creation which was possible only through stock investments. کتنے لوگ اس وقت یہ سنتے سنتے سوچ رہے ہوں گے کہ کاش میں نے، اگر میرا جو بھی گول ہے، یعنی کسی نے گھر بنانا ہو، 10 سال کے بعد بچے کو کالج بھیجنا ہو، تو وہ میں سب کر سکتا تھا. واٹ یو ریئلی ریٹریٹڈ از دیٹ کمپاؤنڈنگ فیکٹر آف انویسٹمنٹس. اگر آج بھی میں انویسٹمنٹ اس نظریے سے کرنا چاہوں کہ میرے پیسے بڑھیں، کمپاؤنڈ ہو، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سو ہم لوگ جو ہیں اس کو ہم نے ایک 5 رول اسٹریٹجی بنائی ہے جو انویسٹمنٹ کی ہے، اینڈ واٹ وی کال اٹ از اے 5 کمپاؤنڈنگ رولز آف انویسٹمنٹ. سو سب سے جو اس کا فرسٹ کارنر اسٹون ہے از آٹومیٹ آن دا پے ڈے. اوکے. واٹ دیٹ مینس از کہ جس دن آپ کی سیلری یا انکم کریڈٹ ہو رہی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں، اس دن آپ ایک سیٹ اسائڈ کر دیں سم آف منی وچ گوز ان ٹو انویسٹنگ، اور اس کا سرٹن پورشن آپ اسٹاک انویسٹمنٹ کے لیے مختص کر دیں. سیکنڈ از ڈائیورسفائی بائی ڈیزائن. واٹ دیٹ مینس از کہ صرف ایسٹ کلاسز میں ہی نہیں، آپ کو اسٹاکس میں بھی ڈائیورسفائی کرنا چاہیے. سو اگر آپ کے جو اسٹاک انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو ہے اس میں بھی ڈائیورسفیکیشن از ویری امپورٹنٹ. تھرڈ جو ہے رول وہ ہے ٹائم اینڈ بیٹس دا مارکیٹ ٹائمنگ. سو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مارکیٹ ٹائم کر سکتے ہیں، بٹ ایکچولی ٹائم اینڈ مینس کہ اگر آپ کی جو کنسسٹنٹ انویسٹمنٹ ہے، سو جو ایک آئی آلویز بلیو ان کہ دا فیکٹ کہ ایک کنسسٹنسی بہت ضروری ہے انویسٹنگ کے لیے. جو فورتھ رول ہے وہ ہے ری بیلنس آن کیلنڈر ڈیٹس. سو آپ اپنے پاس ایک کیلنڈر ڈیٹس ڈیسائڈ کر لیں کہ یو ول ڈو دا 6 month ری بیلنسنگ. سو لیٹس سے جون یا دسمبر آپ نے ایک پوائنٹ بنا لیا اپنے میں ڈسیشن میں. سو اب آپ کو مارکیٹ ٹائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جون 30 کو آپ نے بیلنس کرنا ہی ہے. واٹ اٹ ہیلپس از کہ آپ کو ایک ڈسیشن فٹیگ میں نہیں آ پڑتے. اب مارکیٹ چاہے اوپر ہے یا نیچے ہے، آپ نے اس کو دیکھا اینڈ لیٹس سے کہ مارکیٹ واز بلو یور ایکسپیکٹیشن، جہاں پر اس کا لیول ہے یا اٹس لاس سرٹن پوائنٹس. اگر آپ 60-40% انویسٹڈ تھے تو اس وقت آپ اپنا ٹلٹ 70-30 کر لیں، یا اگر آپ 50-50 تھے تو آپ 60-40 پہ آ جائیں. تو اس سے آپ اپنی تھوڑا سا ایلوکیشن بڑھا لیں. سو جب مارکیٹس اور اگر اوپر ہے تو آپ اسی طرح کنسسٹنٹ ڈسپلن سے آپ تھوڑا سا 10% نیچے آ جائیں. اور یہی ایکسرسائز آپ دسمبر میں بھی کریں. The last but the most important point is have always a liquidity buffer. So آپ کے پاس ڈپینڈنگ آن یور نیڈس 3 مہینے سے لے کر 12 مہینے تک کا ایکسپینسز آپ کے پاس ایک سیف انسٹرومنٹس میں انویسٹڈ ہونے چاہیے، تاکہ آپ کو کسی بہت مارکیٹ کے لو پوائنٹس پہ اس کو سیل آف نہ کرنا پڑے جس سے نقصان ہو. سو واٹ یو ڈو از انویسٹ دیٹ 3 or 12 months money into a safe instrument or money market fund, or it could be an income fund as well. But best is کہ اگر آپ یہ 3 month اور 12 month کی انویسٹمنٹ کو منی مارکیٹ فنڈس میں انویسٹ کریں. So those were the 5 rules of compounding your investment. لیکن ذرا کچھ ہمارے بیہیویئرز اور پیٹرنس کی بھی بات کرتے ہیں. تمام تر نالج ہونے کے باوجود ہمارے جو بیہیویئرز ہیں یہ ہمیں روکتے ہیں. If you look across not just Pakistan but universally, 4 ایسی کامن مسٹیکس جو آپ دیکھتی ہیں کہ لوگوں کے بیہیویئرل پیٹرنس میں ہوتی ہیں جب وہ انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یا انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان کے اوپر بہت سے آرٹیکلز اور بکس لکھی گئی ہیں، اور بیہیویئرل پیٹرنس کو انالائز کر کے ان کو ڈیٹا میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. What I would say if I cluster it down to 4 behaviors اور investing mistakes، تو اس میں سب سے اوپر آتی ہے ہرڈنگ. What herding means is following the crowd. ہمارے اکثر انویسٹرس کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کے دوست یا احباب میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اسٹاکس میں، یا جس اسٹاک میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ اس میں ساتھ میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر
उनका एंट्री पॉइंट या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो स्टॉक ऑलरेडी बहुत अप्रिशिएट करता है तो वो नुकसान उठाते हैं. सो इसका जो बड़ा आसान हल है वो ये है कि अगर आप अपने आप को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में वो करें. उसका मतलब ये है कि आप अपने डिसीशन मेकिंग को ऑटोमेट आपने कर दिया, आपको कोई डिसीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई फेयर ऑफ लूजिंग आउट नहीं होगा और आप एक बहुत प्रोसेस ड्रिवन तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं. दूसरी जो चीज़ है वो है लॉस अवर्जन. हमारे वहाँ इन्वेस्टर्स की एक सेंटिमेंट है, हम जो है वो अक्सर व बेशतर अगर कहीं नुकसान हो रहा होता है तो हम फ़ौरन पुल बैक करना शुरू कर देते हैं. So that could be tackled through professional investment advice. So अगर आप experts के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो they could actually tell you कि whether this require rebalancing or not, or what is the right strategy to adopt in such a way. I mean, if I may interject, यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा है कि कई दफ़ा आपका नुकसान हो भी नहीं रहा होता. वो नफ़े में नुकसान वाला जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, that's when you need the professionals and the experts, right? बिल्कुल, very interestingly, in fact, in some article it said कि वो होता तो 10% नुकसान है लेकिन आपको फील हो रहा होता है as if it's a 20% लॉस, क्योंकि वो आप इसको एम्पलीफाई कर रहे हो. Absolutely. Exactly. जो थर्ड चीज़ है वो है ओवर कॉन्फिडेंस. As in life, sometimes it says overconfidence kills you, not lack of confidence. तो इन्वेस्टिंग में भी बस यही होता है कि आप जो है वो इतने ज़्यादा अपने किसी कन्विक्शन या कोई एक आपका एक कोई पॉइंट है, बिलीफ सिस्टम है, आप उससे इतने अटैच्ड हो जाते हैं. सो हम लोग अक्सर अपनी जो मीटिंग्स होती हैं इंटरनल, उसमें वो कहते हैं यू डोंट गेट मैरिड टू अ स्टॉक और यू डोंट गेट मैरिड टू सर्टन इन्वेस्टमेंट्स. सो एक्चुअली जो इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रिटर्न मैक्सिमाइजेशन, नॉट कि मैं सही प्रूव हो गया या मैं गलत मैं दूसरे को गलत प्रूव कर दूँ. सो उसके लिए जो आई थिंक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इट्स अ वेरी राइट टूल, बिकॉज वो आपको किसी उस से टाइड नहीं करता किसी इमोशन या सेंटिमेंट से. यू आर ट्रस्टिंग समवन एल्स हु इज़ मेकिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. So that's the cure towards getting attached to it. Also, let's say कि अगर आप कोई उस तरह के कोई बहुत बड़े losses या उन सब चीज़ों को avoid कर सकते हैं. So it allows you to be objective in a lot of ways. Exactly. The last but not the least again is short-termism. In fact, अगर आप देखें तो जो अगर आप एक साल versus month या versus year के analysis करें तो 30%, अगर आप PSX के पिछले 10-20 साल के रिटर्न्स को जब हमने एनालाइज किया तो कितने दिन हैं जब मार्केट पॉजिटिव होती है, वो 30% है अगर आप दिनों के हिसाब से काउंट करें. अगर आप मंथ्स में करते हैं तो वो 60% प्लस मंथ्स हैं जिसमें मार्केट पॉजिटिव होती है. और अगर आप ईयर्स में देखें जो पूरा डेटा है उसको एनालाइज करें तो 70% ऐसे दिन हैं जब साल हैं जब मार्केट पॉजिटिव होगी. सो उससे प्रूफ क्या होता है कि as opposed to investing in days versus months versus years, you should be invested in years, not take a horizon of 3 months As a or media 6 person, months. guilty as charged, क्योंकि हमारी तो सुबह की हेडलाइन और शाम की हेडलाइन यही होती है कि आज मार्केट में तेज़ी का रुझान, आज इसमें मंदी का रुझान. So we kind of contribute to that. But I want to actually understand some of the terminologies as well. क्योंकि जो new entrants होते हैं वो अचानक से they start consuming a lot of data. There's a lot of content around it as well. तो हम terms सुनते हैं as fundamentals, as quants, और इसके अलावा I had made a list about funds as well. इन सब चीज़ों को एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर कैसे इस्तेमाल करता है to actually advise the people who they're working for? Okay, that's actually a very good question, and that's the most complex question. So I'll try to simplify it as much as possible. Investing की जो एक फाइनेंस प्रोफेशनल या इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल जो ट्रेंड होता है तो वो 3 तरह के एनालिसिस में ट्रेंड होता है. एक जो फोरमोस्ट जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस है विच इज़ टाइम बीन टेस्टेड, और वो आपको चाहे लोकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हो या एक्सटर्नल फंड मैनेजर्स या फॉरेन फंड मैनेजर्स, दे ऑल फॉलो फंडामेंटल्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स एक्चुअली जब आप स्टॉक इन्वेस्टिंग की टर्मिनोलॉजी में देखें तो इसको एक मैक्रो
एनालिसिस से लेकर माइक्रो एनालिसिस तक का ये एक ट्रांसलेट होता है. अगेन टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, आप एक ओवरऑल इकनॉमी का जायज़ा लेते हैं कि इकनॉमिक्स आपकी कहाँ जा रही हैं, और फिर आप कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ आते हैं. सो लेट्स से कि आपकी मार्केट जो आपकी इकनॉमिक होराइजन इकनॉमिक सिनेरियो है वो कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म शो नहीं कर रहा, तो आप एक डिफेंसिव स्टॉक्स में आ जाएंगे. अब डिफेंसिव स्टॉक्स किस तरह के होते हैं? जैसे आपके फर्टिलाइज़र सेक्टर है, बिकॉज दोज, या आपके कंज्यूमर गुड सेक्टर हैं, ये डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में. आप फर्दर जाते हैं उन कंपनीज़ के एनालिसिस पे जहाँ आप उनकी अर्निंग्स इवेल्युएट करते हैं, वेदर दिस कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट्स, उनके कॉस्ट रेशोज़ क्या हैं, कहीं वहाँ पर प्रेशर तो नहीं आ रहा, इन्वेंट्री पाइल अप तो नहीं हो रही. So you can imagine the kind of detailed, minute analysis or data collection or searches that is going through in these. So you have like professional fund managers के पास एक बहुत बड़ी teams होती हैं, या आपके brokerage houses हैं जो आपको direct जिनके through आप direct stock में investment कर सकते हैं. वहाँ पर ये पूरी टीम्स हैं जो इन सारे डेटा को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं. सो ये एक फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है, जहाँ पर लोग स्पेशलाइज करते हैं इनटू डिफरेंट सेक्टर्स या डिफरेंट बिजनेसेस में, एंड देन दे आर एबल टू इंटरप्रेट इनटू द स्टॉक प्राइस के वेदर दैट बिकम्स अ बाय और अ सेल. अगर आप इसी तरह म्यूचुअल फंड्स में हैं तो वो ये सारे एनालिसिस को पिक करके वो खुद स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रहे होते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को उस तरह से मूव कर रहे होते हैं. देन कम्स टेक्निकल एनालिसिस विच इज़ रिलेटिवली, अगर मैं वैसे एज अ प्रोफेशनल बात करूँ तो वो सिंपल है, बट उसका जो बेसिक है वो हिस्टोरिक मार्केट डेटा के ऊपर बेस करता है और ट्रेंड फॉलो करते हैं कि कितने वॉल्यूम्स पे ट्रेड हुई है. सो जो थियोरेटिकली व्हाट इट इंटरप्रेट्स इस कि जो ये ट्रेंड्स हैं ये सिग्नल्स इंडिकेट करते हैं कि अगर मार्केट्स ने इस स्टॉक ने कुछ 3 या 4 दफ़ा अपने कोई हाइज बनाए हैं तो फोर्थ टाइम इट वुड बीट दैट पॉइंट एंड मूव फर्दर हाई, जस्ट बिकॉज कि उसने अपनी पास्ट हिस्ट्री में कभी ये किया है, या कोई जो डिफरेंट इंडिकेटर्स या सिग्नल्स हैं वो इस तरह की पॉइंट्स या सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फ्यूचर फोरकास्ट करेंगे. सो ये एक कोई वो नहीं है, क्रिस्टल बॉल प्रेडिक्शन नहीं है, बट इट्स बीन जो काफ़ी मार्केट के एक्सपर्ट्स और जो थ्योरी एनालाइज करते हैं उन्होंने अपनी रिसर्च से इसको साबित किया. जो लेटेस्ट ट्रेंड है, एंड दैट्स वेरी पॉपुलर इंटरनेशनली वेस्टर्न साइड पे, हमारे वहाँ ये काइंड ऑफ अब कुछ फंड मैनेजर्स ने यूज़ करना शुरू कर दिया, स्पेशली वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ इट एंड वी हैव सीन क्वाइट गुड रिजल्ट्स अबाउट इट्स द क्वांट एनालिसिस. जो एक तरह से आप समझ लें कि ये जो आपकी AI और मशीन लर्निंग इन सब चीज़ों की बेसिस है. व्हाट इट डज इज़ कि ये जो सारा फंडामेंटल एनालिसिस प्लस प्राइस और न्यूज़ और इन सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करता है इनटू एक स्टडी जिसको आप क्वांट एनालिसिस करते हैं, और फिर मशीन जो है वो खुद डिसीजन ले रही होती है. और या आप उसकी सो अब बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ AI यू डोंट हैव टू एक्चुअली बिल्ड द रूल बेस्ड सिस्टम्स इन प्लेस. पहले जब हम AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी तो दे यूज टू हैव कि अगर ये सारे इंडिकेशंस ट्रू हो रहे हों तो सिग्नल्स होगा कि डिसीजन मेकिंग में कि वो बाय या सेल के सिग्नल्स ड्राइव हो रहे होंगे. सो इट्स वेरी ईजी नाउ कि आप सारी जो आज सुबह की हेडलाइंस हैं उनको ट्रांसलेट कर दें और फिर उसको स्टडी करें कि इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स पे इम्पैक्ट करेगी. What an interesting crossroads to be at कि जहाँ आप कह रहे हैं कि human intellect and years of experience is actually enhanced by the AI transformation. लेकिन मुझे ये बताएं कि that is a lot of data to go through. More terms that people talk about is of course also the momentum, which is seen to be more like a trader's toolkit. इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ख़ास तौर पे एक everyday investor इसको कैसे समझे? Right. So momentum जो है again that's one of the quant strategies, factor strategies भी इसको कहते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर है.
हमारी मार्केट में इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है. एक फ़ंड अपना जो एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड हमने जब उसको इंट्रोड्यूस करवाया तो हम फैक्टर स्ट्रैटेजीज़ पे बेस करना चाह रहे थे और हमने बहुत सारे फैक्टर्स को टेस्ट किया, जैसे वैल्यू कि अगर किसी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जिन स्टॉक्स का लो है या किसी की डिविडेंड यील्ड ज़्यादा हैं तो क्या वो प्रिडिक्ट कर सकती हैं कि ऐसे स्टॉक्स आगे चल के. सो मोमेंटम केम आउट एज अ फैक्टर विच कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट स्टॉक प्राइस रिटर्न्स. अब मोमेंटम है क्या? अगर आप उसको मोमेंटम को हम लोगों ने जिस तरह से डिफ़ाइन किया है वो ये है कि पिछले महीने की आपने सारा स्टॉक एनालिसिस देख लिया, जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं उसमें आपने देख लिया कि उसकी प्राइस परफॉर्मेंस क्या थी. ओके. और आपने ये हर मंथ एनालाइज़ किया या हर क्वार्टर एनालाइज़ किया. अब अगर जब कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने एक मंथ अच्छा परफॉर्म किया आपने उसको एनालाइज़ किया कि उन्होंने दूसरे महीने में किया है, सो ये ट्रेंड प्रिडिक्ट करेगा. ओके. और हमारी मार्केट में ये जो 20 इयर्स का डेटा हमने टेस्ट किया तो इट प्रूव्ड कि ये मोमेंटम के का फैक्टर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जब 2 महीने तो वो थर्ड मंथ भी स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है मार्केट को. सो हमारी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है JS मोमेंटम फैक्टर ETF, इसका सिंबल है JSMF ETF. इट्स बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल. और उसने बाय अ ह्यूज मार्जिन इन द पास्ट 3 years एवर सिंस इट्स लॉन्च इट हैज़ आउट परफॉर्म्ड द KSE 100 इंडेक्स. तो हमने पहले उसको जब इंट्रोड्यूस किया तो पिछले 20 साल के डेटा को स्ट्रेस टेस्ट किया और हमने ये प्रूव किया कि ये आउट परफॉर्म करेगा. और अब 3 साल की एक्चुअली लाइफ परफॉर्मेंस भी इंडिकेट कर रही है कि मोमेंटम का फैक्टर हमारी मार्केट में पाया जाता है और इट हैज़ आउट परफॉर्म द मार्केट. So this is very interesting. You spoke about momentum, जिसकी relevance नज़र आती है AI के थ्रू. You have lots and lots of data. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा आपकी leadership के पास है cumulative 200 plus years of experience across markets, investments and products. But I'm thinking कि जो needs होती हैं investor की या उसकी जो life phase है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है, बहुत diverse होता है. So for example, for the sake of conversation, let's explore a couple of profiles. एक young new professional है जिसकी नई नई तनख्वाह आनी शुरू हुई है and they want to invest. What would be some of the advice that you would give such a person? उसके लिए एक रूल ऑफ थंब है, एंड coincidentally it's also the first fund that we launched in our history. It's called Unit Trust of Pakistan. ये एक बैलेंस फंड है. बैलेंस फंड का मतलब ये होता है कि 60% of the fund's investment is in stocks and 40% is in safe instruments or fixed income funds. ये इसलिए एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि उसको किसी किस्म की कोई एसेट एलोकेशन डिसीजन नहीं लेना. उसके पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है. वो फर्स्ट टाइम का इन्वेस्टर है तो ऑफ कोर्स ही स्टार्टिंग, आई एम प्रिज्यूमिंग ही स्टार्टिंग इन अ वेरी अर्ली एज, तो उसके पास एक काफ़ी बड़ा होराइजन है. सो इट कैन हैव अ बैलेंस स्ट्रैटेजी और वो बैलेंस स्ट्रैटेजी उसको यूनिट ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल जाती है. बिल्कुल सही. जो कि 60-40 के और बहुत सारी स्टडीज़ हैं. हमने इसके ऊपर काफ़ी अपने वेबिनार्स भी किए हैं कि हाउ 60-40 स्ट्रैटेजी हैज़ आउट परफॉर्म मार्केट्स इन ऑल कंडीशंस. सो उनको चाहिए कि वो एक बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करें और हमारी प्रोडक्ट स्वीट में वो इट्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ बिल्कुल सही. Another category of investors or people who are thinking about investment of course are the Sharia first investors. यानी ये हमारे लिए एक cultural, social sensitivity है लोगों की कि they'd like to look at investment tools and products that are Sharia compliant. So उनको आप क्या मशवरा देंगे? शरिया कंप्लायंस की एक्चुअली इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा नीड या डिमांड है. ऑफ कोर्स हमारी जो कंज्यूमर है दे आर गेटिंग क्वाइट इंटरेस्टेड क्योंकि वो रिबा फ्री इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर करते हैं. सो उनके लिए हमारे पास जो है, अगर मैं JS के प्रोडक्ट स्वीट में बात करूँ तो एक होल वैरायटी है. उसमें एक JS मनी मार्केट फंड होगा इस्लामिक, दूसरा जो है वो JS इस्लामिक इनकम फंड है जो कि थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, और तीसरा जो है वो JS इस्लामिक फंड. अगेन हम आज स्टॉक फंड्स की बात कर रहे हैं तो JS इस्लामिक फ़ंड जो है वो इट्स अ शरिया कंप्लायंट फ़ंड और ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है. इट टेक्स इनटू अकाउंट इन इट्स स्ट्रैटेजी कि जहाँ पर कोई नॉन शरिया कंपनीज़ में वो इन्वेस्ट ना करे.
نان شریعہ کمپنیز جو یا شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز وہ ہوتی ہیں جن کے ریشوز, جن کے بزنس دے آر آل ان لائن ود دا شریعہ پرنسپلس, سرٹیفائڈ ہوتے ہیں بائی شریعہ کونسل, جو کہ بہت ریگولرلی اس کو مانیٹر کرتے ہیں, اور وہ نہ صرف کمپنیز کی بیلنس شیٹس کو بھی انالائز کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ ہمارے فنڈس کو بھی, کہ وہ کمپلائنٹ ہیں اور انہی کمپنیز میں انویسٹڈ ہیں, وہ بہت ریگولرلی ٹریک کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈپینڈنگ آن کہ ان کی نیڈس یا آبجیکٹیوس کیا ہیں, وہ ان ساری پروڈکٹ پورٹ فولیو میں سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ایک شریعہ کمپلائنٹ انویسٹرس کے لیے ایک ایسٹ کلاس جو بہت پاپولر ہو رہی ہے, کیونکہ جیسے کسی طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعہ کمپلائنس میں ایسٹ بیکنگ از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ, کہ انسٹرومنٹ جو ہے اس کے پیچھے ایسٹس ہیں. تو جو ریٹ ہے یا ریئل اسٹیٹ ہے وہ ایک بہت فلیگ شپ آئی وڈ سے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ نیڈس کو میٹ کر سکتا ہے. سو ہمارے پاس کافی شریعہ کمپلائنٹ ریٹس ابھی ہم آفر کر بھی رہے ہیں اور مزید کریں گے آگے چل کے, تو وہ ان کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. سو دیر از اے کلیئر روڈ میپ فار ایوری ڈفرنٹ کائنڈ آف انویسٹر, جس کی نیڈ, جس کا رسک ایپیٹائٹ الگ الگ ہے. ایک اور گروپ کی یہاں پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی عفا, دس از پیپل ہو ہیو کلیکٹڈ منی بٹ دس از پرابیبلی پیپل ہو آر کلوزر ٹو ریٹائرمنٹ. وہ پیسے کو لے کر انویسٹمنٹ ضرور کرنا چاہتے ہیں, اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں, بٹ دے آر آلسو ویری مائنڈفل اباؤٹ دا مارکیٹ والیٹیلٹی, اور شاید ان کا رسک ایپیٹائٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. سو فار دوز ہو آر کلوزر ٹو ریٹائرمنٹ, آپ کا مشورہ؟ تو وہ دو ایک پوری ایک امبریلا ہے فنڈس کا وچ از کالڈ دا والنٹری پینشن اسکیم. اوکے. واٹ اٹ آفرز از, اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو بات کی, وہ ڈفرینٹ ایسٹ کلاسز کے حساب سے, اس میں ایکویٹی بھی ہے, ڈیٹ بھی ہے, منی مارکیٹ بھی ہے. بٹ جیسے کہ آپ نے ڈیفائن کیا ایک ہائپوتھیٹیکل انویسٹر کو جو بہت کلوز ہے ریٹائرمنٹ کی, تو آئی وڈ سے کہ وہ 80 سے 90% اپنا منی مارکیٹ فنڈ جو والنٹری پینشن اسکیم میں آتا ہے اس میں انویسٹ کرے. اس کا ایڈیڈ ایڈوانٹیج ایز کمپیئر ٹو اے نارمل منی مارکیٹ فنڈ وڈ بی کہ دے کوڈ گیٹ دا ٹیکس کریڈٹس which is very important, and because they are close to retirement تو ان کی کوئی اتنی liquidity needs بھی نہیں ہے. So they should look at that umbrella of whole investment funds, اور اس میں اپنی حساب سے اور ایڈوائزر سے کافی آئی وڈ سے کہ میٹنگ کر کے وہ کر سکتے ہیں کہ ان کا ایگزیکٹلی پورٹ فولیو ٹلٹ کس طرف ہونا چاہیے. اچھا, ویری انٹرسٹنگلی ابھی تک ہم نے اس پروفائل کو کوئی جینڈر لینس نہیں لگایا عفت, بٹ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو آسک یو دس, اینڈ آئی ریمبر ہماری ایک دفعہ ایک آف لائن کانورزیشن ہو رہی تھی ویئر یو ڈسٹنگوش بٹوین the women of Pakistan as those who live in the rural areas and those who are urbanites, اور وہ پروفیشنل بھی ہیں. ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ دے آر انڈر ریسورسڈ یٹ ہنگری, دوسری طرف یعنی اربن ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں شہری خواتین کام کرتی ہیں, تنخواہ لے رہی ہیں, دے ہیو اے ریگولر اسٹریم آف انکم, یٹ دے آر ناٹ انویسٹنگ. وہاں پہ کیا انسائٹس اینڈ واٹ ہیو یو نوٹسڈ؟ سو فرام دی اربن لینڈسکیپ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری جو بلکہ انفیکٹ اگر آپ اوور آل ویمن پارٹیسپیشن ان اکنامی دیکھیں تو رورل ویمن is participating more in the formal economic system as compared to the urban women. So وہ جو employment کے rates ہیں وہ بھی آپ کو urban میں کم نظر آئیں گے, rural میں زیادہ نظر آئیں گے. Similarly empowerment بھی جب آپ کرتے ہیں and مطلب اس کو آپ ڈیٹا یا کسی ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے کسی نمبرز میں because of course that's not documented, لیکن ہمارا پرسنل ایکسپیرئنس جو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم رورل ویمن سے بات کرتے ہیں تو دے آر مور امپاورڈ ٹو میک دیئر اون ڈیسیشن ریگارڈنگ. That's interesting. That's very interesting and like it's counterintuitive as well exactly. at one point. Because شاید ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو دیٹس وائی دے لیک, کیونکہ ایکسیس ٹو ریسورسز آف کورس ہمارے آج بھی بہت سارے ریموٹ یا آف لوکیشن ایریاز ہیں جہاں پر ڈیجیٹلائزیشن نہیں اچیو ہو سکی, آف کورس اتنی بینک کی برانچز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی ہوں گی, جبکہ urban women has all these facilities that are available. So urban women is tending more to procrastinate that decisions, یا وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے میل پارٹنرز یا گھر میں جو بھی میل فگرز ہیں جو who are called the head of the family, because
somehow they think they could make the final choice of where the money should be going. I think that is such a powerful point, and that is why we need to broaden the frame whenever we talk about financial inclusion of women. यानी आपने जैसे point out किया, this is her own money that she is earning, but she's still unable to take the investment decisions around it. या उसको अभी भी एहसास दिलाया जाता है कि she cannot create or compound wealth, and that is where the real change has to happen. लेकिन अभी आप जब जिक्र कर रही थी, there's so many options, and that in itself can be very very mind boggling for people. For example कि जी JS इन्वेस्टमेंट का स्टॉक फंड लाइनअप इतना डाइवर्स और इतने सारे ऑप्शंस देता है कि how do we simplify it for our viewers? Like for example, are there any ready-made solutions that people can opt for? कुछ स्टॉक फंड्स का तो मैंने जैसे आपसे जिक्र किया था. जो हमारे लॉन्ग ओनली स्टॉक फंड्स हैं जो फंडामेंटल बेस्ड हैं और टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ब्लू चिप्स में. उसके अलावा वो अपना एक पोर्टफोलियो जो है वो अल्फ़ा स्टॉक्स की तरफ भी उनका कुछ पोर्शन एलोकेट होता है. दे आर कॉल्ड JS ग्रोथ फंड और JS लार्ज कैप फंड. उसके अलावा JS इस्लामिक स्टॉक है जो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर्स के लिए है. JS मोमेंटम फैक्टर ETF जिसका मैंने आपको पूरी अभी स्ट्रैटेजी प्रेजेंट की थी. और इसी तरह यूनिट ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान विच इज़ अ बैलेंस फंड वो एट एनी पॉइंट इन टाइम इट्स 60% इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स. सो उसका एक बेसिक जो अगर आप वैसे कह लें एज अ प्रिंसिपल, लेट्स से कि अगर मार्केट जो है वो 1% गिर रही है तो ये स्टॉक जो है ये 60 बेसिस पॉइंट्स गिर रहा होगा. सो 60% ऑफ व्हाट द मार्केट इज़ डूइंग. लेकिन इससे पहले कि हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स की बात कर रहे हों, मुझे बताएं कि आपने एक ग्रुप के बारे में मेंशन किया था ना कि वंस बिटन ट्वाइस शाय. कई ऐसे लोग थे हु डिप देयर टोज इन द पॉन्ड जब बात हम करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की या प्लेइंग इन द स्टॉक्स की. इट डिडंट वर्क एंड नाउ दे आर बिकम अवर्स टू इट. उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? हर इन्वेस्टर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं होता. उनको किसी भी वजह से स्टॉक फंड्स पसंद भी नहीं होते. सो उनके लिए हमारे पास आई वुड पिक 2 इंटरेस्टिंग ऑप्शंस अपने ही प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से. उनमें से जो मैं पहला फंड जिसकी बात करूँगी एंड विच इज़ वेरी पॉपुलर विद क्वाइट लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स इज़ इन फैक्ट इट्स द हाइएस्ट AUM increase in the past 3 years ever since it's been launched. It's called JS Microfinance Sector Fund. What it invests in, so ये 2 काम करता है. ये एक नॉर्मल आप ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक डिपॉजिट्स या PIBs या T-bills में इन्वेस्ट करने वाले फंड में इन्वेस्ट करें. ये इन्वेस्ट करता है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहा है. एंड इट इज़ इन्वेस्टिंग इन माइक्रो फाइनेंस बैंक्स एंड दैट दोज बैंक्स इन टर्न आर लेंडिंग टू small and medium enterprises, small entrepreneurs who don't have a credit history but they want to become a part of the financial ecosystem. So एक तरह से ये ना सिर्फ आपको बेहतर रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है ये फंड on a slightly higher side with a slightly more risk than as compared to a traditional income fund, लेकिन उसके साथ साथ वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहा है. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फंड एंड अ गुड चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स हु आर एग्जैक्टली. दूसरे हैं रीट स्ट्रक्चर. रीट स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारी फॉर्म्स में है. हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के रीट्स में हैं, कमर्शियल रेंटल यील्ड के रीट्स भी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं. तो वो इन सारे रीट स्ट्रक्चर के फंड्स को एवेल्यूएट कर सकते हैं. रीट्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक जो फ़ायदा वो ये है कि एक वो कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ कैपिटल अप्रिसिएशन जो कि एक आप समझ लें बहुत सारे लोगों के लिए आसान है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में जो हिस्टोरिकली करते रहे हैं. लेकिन जब रीट स्ट्रक्चर्स में आते हैं तो एक इट्स अ मोर डिसिप्लिन, मोर ट्रांसपेरेंट and I would say a more regulated way of investing in real estates. So वो REIT structures को evaluate कर सकते हैं.
if they are risk averse or they just don't like the stock funds for some reasons. So you have two options that have been shared over here. ख़ास तौर पे अगर आप stocks is not your first choice. लेकिन जब मैं headlines की बात करती हूँ, sometimes जैसे हम कहते हैं ना, it can move you, it can cause knee-jerk reactions. If वैसे भी कहा जाता है कि if you look at these headlines or if you look at the economic updates, it's 20% reality and 80% perceptions. ये जो headlines होती हैं, they have the power to shape your perception. आम तौर पे आपने क्या देखा है, कितना वेटेज इसको देना चाहिए? क्या फौरी तौर पे अगर कोई हेडलाइन देखी है, सो शुड देयर बी अ रश, ऐप पे जाके सेल कर दें स्टॉक्स, वेल्थ मैनेजर को कॉल करें? नॉर्मल बिहेवियर्स क्या होते हैं और करना क्या चाहिए? सो हेडलाइंस जो हैं उनको एक लेंस की तरह ट्रीट करना चाहिए, नॉट लाइक अ स्टीयरिंग व्हील. समटाइम्स वो कहते हैं ना कि जो वेल लेफ्ट भी एक बहुत अच्छा शॉर्ट स्ट्रैटेजी होती है. सो हर वक्त एक्शन ज़रूरी नहीं होता. लेकिन अगर आप उसको बहुत प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट में देखें तो वो थीम्स में ट्रांसलेट होती हैं ये. सो लेट्स से कि कोई टैरिफ वॉर्स हैं, सो हाउ इट वुड इम्पैक्ट बिजनेसेस. क्या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, क्या एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी या ज़्यादा हो जाएंगी. सो इट वुड इम्पैक्ट डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंटली. तो अगर आपकी कोई स्पेशलाइजेशन लेवल्स उस तरह के हैं तो you can maybe make tilts in your portfolio. It doesn't necessarily mean कि आप उसको completely उससे अपने आप को exit कर दें, but sometimes certain tilts के लिए ये beneficial ज़रूर होती हैं. Maybe कोई regulatory decision है जो कि impact कर रहा है किसी business को, तो maybe आप उसको उसमें से निकलना चाहें या उस तरह के. लेकिन मैं फिर भी insist करूँगी कि अगर आप फंड मैनेजर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो उस तरह के डिसीजंस अपने स्टॉक फंड्स में ऑलरेडी ले रहे होंगे, बिकॉज दे आर वेरी क्लोजली फॉलोइंग एंड दे आर एबल टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ दीज हेडलाइंस इनटू द एक्चुअल बिजनेसेस बेटर देन व्हाट अ नोवाइस इन्वेस्टर और एनी ऑर्डिनरी पर्सन इन द मार्केट वुड. और मे बी वो एनालाइज कर भी सकते हों, लेकिन उनकी जो अपनी डे टू डे लाइफ है वो इतनी बिजी है कि वो उनको हमेशा टाइम नहीं देगी कि वो शायद एक हफ्ते तो कर लेंगे, लेकिन मे बी ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस वो ये काम ना कर सकें. So if as you emphasize the process, what would be your advice to everyone? I would say let the process do the heavy lifting so the headlines don't. If that is such a powerful line, and when you tell people to let the process do the heavy lifting, it actually means that they first need to invest in building a process. And that's my biggest takeaway from our conversation today. Thank you for making time for us. और ख़ास तौर पे आप लोग भी याद रखें कि जहाँ से हमने बात की शुरुआत की थी, अगर आपको ये fear है कि you've missed the bus and you're too late to enter, please remember the most expensive thing is no entry. When you don't get into the habit of investing, there are many choices to suit your needs. आप ज़िंदगी की जिस भी मरहले पर हैं, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, 10 साल के बाद आपने अपने बच्चे को कॉलेज भेजना है, उसकी ट्यूशन फ़ीस आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से कितनी बढ़ने वाली है, या फिर आप अपने फॉरएवर होम की बिल्डिंग के लिए लैंड ख़रीदना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आपके सामने हैं, या रिटायरमेंट इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर. आप ज़िंदगी के जिस भी फेज़ में हैं, इन्वेस्टमेंट इज़ अ मस्ट एंड यू मस्ट बिल्ड अ प्रोसेस अराउंड इट. उसको आसान भी कर सकते हैं, ऑटोमेट कर दीजिए. इन्हें जैसी सैलरी आए या आपकी इनकम जनरेट होती है, उसका एक ख़ास हिस्सा पहले से मुख्तस है आपके इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर. टेक दिस एडवाइस एंड ऑफ कोर्स फॉर मोर personalized solutions, you can get in touch with the team at the JS Investments. Until next time, take good care of yourself. Khuda Hafiz. JS Investments. मज़ीद मालूमात के लिए 0800-00-887 पर कॉल करें या इन्वेस्ट लिखकर 8027 पर SMS करें. म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनहसर हैं. सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज़ात का मुताला कीजिए.